तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी बिहार बोर्ड की तरफ से सोशल साइंस का जो क्वेश्चन है वो उस तरीके से आपको अपलोड किया गया है। जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुल प्रश्नों की संख्या भी दिख रहा होगा, 80 24 + 8 + 112 है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, सेम टू सेम मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बिहार बोर्ड की तरफ से अपलोड किया गया है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें जैसे पूर्णांक 80 नंबर के ये रहते हैं, 2 घंटा 45 मिनट मिलेंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी तरीके से रहेंगे। इसमें से आपको मैं इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव है 80 ऑब्जेक्टिव वो बताऊंगा। आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा कि खंड अ यानी रहेगा, उसमें से लिखा रहेगा कि 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उसी विकल्प के अनुसार से आपको जो यहाँ पर आंसर भी देना है। तो आप हम यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए कुछ लाइनिंग ले ले ताकि आपको बढ़िया से समझा सके, क्योंकि सबका आंसर भी बताना है ना। तो इसमें से केवल 40 प्रश्नों का आंसर आपको देना रहेगा, यानी कि एक पर एक आपको फ्री है, बाय गेट वन जो होता है ना, बाय गेट वन फ्री वाला, उसी तरीके से आपको यानी कि 80 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। और एक चीज और, आप लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं कि बहुत सारे जो फेमस टीचर बिहार बोर्ड की तैयारी कराते हैं, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है इसका गलती दिया हुआ है। तो हमने उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसके चैनल पर भी जाके कमेंट किया है कि आप जो है गलती बोले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, हम आपको बताएंगे, सबका आंसर एक्यूरेट बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि आप इस टेस्ट को दे रहे हैं, एक तरह से देख रहे हैं, तो आप अपना मन में उसको आंसर सोच सकते हैं, कॉपी पर लेकर लिख सकते हैं कि कितना आपका आंसर सही हुआ। सबसे पहले कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। देखिए, भारतीय क्रांति दल है, भारतीय जनसंघ है, भारतीय लोक दल है और भारतीय जनता दल है। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारतीय जनसंघ। यानी भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी को जो भारतीय संघ का जो होता है उसको पुनर्जन्म कहा जाता है। पुनर्जन्म जानते हैं ना, कि पुनर्जन्म का मतलब होता है फिर से जन्म होना। जैसे करण अर्जुन मूवी है, उसमें क्या होता है कि दोनों आदमी मर जाता है, दोनों हीरो, और फिर से जन्म होता है, तो उसको पुनर्जन्म कहते हैं। तो भारतीय जनसंघ का क्या, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म कहा जाता है। अगला देखिए, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की जो स्थापना है वो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आप लोग क्या सोच रहे हैं, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर होगा, ठीक है, महाराष्ट्र में। दलित पैंथर्स नामक संगठन की जो स्थापना है वो महाराष्ट्र में हुई है। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? इसका आप आंसर देख रहे हैं कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय जो है वो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 75वां, 74वां, 73वां, 72वां। तीसरा का आंसर जो जाएगा आपको हो जाएगा बी, यानी 74वां संवैधानिक संशोधन नागरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, 74वां, ठीक है। अगला देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो 4 नंबर का आप देख सकते हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 4 का जो आंसर होने वाला है वो त्रिस्तरीय होने वाला है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश की थी। अगला, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना, पूरे भारत में नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अभी देखिए, कुछ दिन पहले नगर निगम का रिजल्ट भी आया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और भी जगह पर नगर निगम की चुनाव हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना, मुंबई, बंबई, मद्रास, कलकत्ता है। ये 5 नंबर है, इसका आंसर होने वाला सी, मद्रास, यानी जिसे चेन्नई भी बोलते हैं। तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो है मद्रास में हुई थी, उसके बाद और जगह फैली है, और जाकर के अब जो है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना, दरभंगा, ये सब भी धीरे धीरे हो गया है बिहार में, ठीक है। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण किया गया? किस राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है किया गया था, वो किस राज्य में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी बिहार में। बिहार में जो है देखते हैं कि महिलाओं के आरक्षण किया गया। उसके बाद से आप देखते हैं कि बिहार में सरकारी स्कूल है, उसमें कितनी सारी महिलाएं टीचर है, जिसको कुछ आता नहीं है फिर भी जाकर के पढ़ा रही है। तो ये आरक्षण की वजह से है, और आरक्षण सही भी है, गलत भी है, क्योंकि कभी कभी हर चीज का 2 पहलू होता है, किसी का सही होता है, किसी का गलत होता है। तो इसका जो है आरक्षण के कारण जो है बहुत सारे महिलाओं को सही जॉब भी मिल पाएगी, लेकिन बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो घूस के बदौलत से बिहार में जॉब कर रही है, और सरकारी स्कूल का हालत बेकार हो रहा है बिहार के सरकार में। यानी बिहार में जो नीतीश की सरकार है वो बिल्कुल बेहाल हो गया, शिक्षा को तो पूरा बर्बाद करके रख दिया। चाहे वो बीपीएससी का पेपर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम हो ना, ये पूरा एकदम पेपर लीक करवा देता है। आप लोग 10th के एग्जाम देते इतना मेहनत से पढ़ करके, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको 10th का क्वेश्चन मिल जाता है और पढ़ता कुछ भी नहीं, लेकिन उसको नंबर आ जाता है। लेकिन मेहनत करने वाले बच्चों को तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा और बढ़िया नंबर आया भी नहीं। तो चलिए, इसका आंसर होगा बिहार। 7 दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो होता है वो किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, बाकी इस तीनों पर आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं।
क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम होगा अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्र हित, राष्ट्रीय एकता या अलगावाद। अलगावाद, ठीक है, अलगावाद होता है। तो 8 का आप जो आंसर देख रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा डी, अलगावाद। अलगाववाद होता है, अलगावाद होता है, यानी कि क्षेत्रवाद की जो भावना के कुपरिणाम है, कुपरिणाम वो अलगावाद हो जाएगा। चलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेशनिज्म, ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने ली? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है एक बढ़िया टीचर है जो बिहार बोर्ड के बहुत फेमस है, जिसके वीडियो पर हमको लगता है कि 44,000, 45,000, 50,000 के राउंड में व्यूज आता है। और वो आदमी इस क्वेश्चन का आंसर, इतना इजी क्वेश्चन का आंसर गलती दे सकता है। वो मारा है चंद्रगुप्त में। अरे चंद्रगुप्त नहीं लिखा हुआ है किताब, अर्थशास्त्र जो है चाणक्य लिखा हुआ है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, कहीं पर भी बहुत सारे जीके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है चाणक्य लिखा हुआ है। चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, समझे, चंद्रगुप्त का मेन प्रधानमंत्री था उस समय। और ये चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त एक छोटा सा बालक था जिसको चाणक्य ने ट्रेन किया था। और चाणक्य जो था तक्षशिला के गुरु थे, धनानंद से बात करने गया कि देखिए आपके ऊपर जो है हमला होने वाला है, आप बताइए। तो धनानंद क्या किया, इसको मार करके बिलगा दिया और शिखा इसका खुल गया। तो उसी दिन ये प्रण लिया कि मैं आपको इस गद्दी से हटाकर रहूंगा। और सिकंदर महान जो था भारत में आया था कि जो जीता वही सिकंदर, उसको हराने में चाणक्य का हाथ था। और चाणक्य की नीति पर चंद्रगुप्त जो था पूरे भारत को एक मत किया, एक जैसा किया, भारत को अखंड किया, ये चाणक्य थे। चाणक्य और उसके बाद से अर्थशास्त्र लिखे। इनके ऊपर बहुत सारी ऐसी कहानी है जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य होगा, चंद्रगुप्त नहीं होगा। बहुत ऐसे जो है वीडियो हम देखते हैं कि वो एक टू कॉपी बना देते, देखते हैं फटाफट बना देते। हमने कई सारी वीडियो को देख करके ऑब्जर्व किया है कि कौन इसका आंसर गलती दे रहा है, कौन सही दे रहा है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं हमारा एक भी आंसर गलती नहीं है, आप देख सकते हैं। 10 का, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? संघीय व्यवस्था 10 का हो जाएगा सी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जी जो संघीय व्यवस्था है उसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ विच दिस कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फेडरल जो सिस्टम होता है वो भारत का, कनाडा का, इस सब का अलग है, ठीक है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि एक बार राष्ट्रपति बन गए, ठीक है, आप एक बार राष्ट्रपति बन गए, शायद 2 बार शायद बनता है, उसके बाद आपको शायद वहां से नहीं बनने दिया जाता। एक ही बार शायद राष्ट्रपति या 2 बार बनता है, 2 बार से ज्यादा बार नहीं बनता। लेकिन भारत में क्या है कि कई बार बन सकता है, आपको जितना बार बने उतना बार बन सकते हैं। प्रधानमंत्री देखते हैं मोदी के कई बार बना। तो इस तरीके से यहाँ पर है। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किसने प्रभावित किया? भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो 11 का आप देख सकते हैं, ए नंबर होगा। भारत की संघीय व्यवस्था जो है निम्न से किससे प्रभावित है? तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से प्रभावित है। अब संघीय व्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल सिस्टम। जो प्रभावित किया वो कनाडा, और कनाडा से यहाँ पर भारत में संघीय व्यवस्था लाया गया। बहुत आदमी नहीं होता, किसी आदमी को देख करके पढ़ता रहता है, उससे प्रभावित हो जाता है और प्रभावित होकर के उसी तरीके से काम करने लगता है। तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा को देख करके, कनाडा से प्रभावित होकर के यहाँ पर लाया गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो आप 12 का आंसर देख सकते हैं। 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी होती है। देखिए इसका भी आंसर वो जो है फेमस यूट्यूबर जो है बिहार बोर्ड का, वो भी इसका आंसर गलती दिया हुआ था। अब क्या बताए, अब आप लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके चैनल पर 40,000, 50,000, 1-1 लाख व्यूज आता है। और हमारे जैसे चैनल पर जो होता है मात्र 150 भी व्यूज नहीं आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम रेगुलर काम नहीं करते। लेकिन जो भी काम करते हैं वो 100% सटीक करते हैं। आप जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उसके 1-2 क्वेश्चन की वजह से बहुत बच्चा होता है कि सेकेंड हो जाता है 1 नंबर से। और इसका भी आंसर वो गलती दिया था। राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो राष्ट्रपति को होती है। 13 का ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर होगा। लेकिन वो क्या बना रहा था, वो बता रहा था राज्य चुनाव आयोग, ऐसे कुछ करके। इसका आंसर ये बिल्कुल गलत होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। राज्यपाल भी गलत होगा, भारतीय चुनाव आयोग गलत होगा। राज्य विधानसभा जो होता है वो हाईली लेवल पर होता है, इसका चुनाव जो होता है वो राष्ट्रपति कराने की जिम्मेदारी होता है, और राष्ट्रपति इसके अंदर में ये रहता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा? देखिए शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा है? बीपीएससी हो, एसएससी हो, कई बहुत सारे एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिया गया कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। और अभी आप देखें शिक्षा के संविधान के नियम जो है वो चेंज हुआ है पूरे भारत में। तो वो आप भल ये न्यूज था, करंट न्यूज भी था। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम में इसको अभी 2022 वाला में बहुत ऐसे एग्जाम है जिसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हम इसको बताते हैं कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो आपको हम बता दें 14 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला सी नंबर, समावर्ती सूची में। देखिए समावर्ती, अब देखिए आप अगर इसको ध्यान से कनेक्ट करें तो सूची है और शिक्षा है,
तो 100 इसमें भी आ रहा है, 100 इसमें भी आ रहा है और 100 इसमें भी आ रहा है। इसमें किसी में 100 है नहीं है, तो अब इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि शिक्षा को संविधान के, देखिए 100 इसमें भी है, संविधान में भी 100 है और सूची में भी 100 है, तीनों में 100 है, इसका मतलब 100 होगा 100 वाला सूची, समवर्ती सूची, दोनों में यहाँ पर भी 100 होगा। इसको ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारा मतलब एग्जाम ये इसको क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे एग्जाम जो इस क्वेश्चन को लिया गया था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड ने तो कई बार क्वेश्चन को पूछा है। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर 1871। जर्मनी का एकीकरण जो है कब हुआ? 1871 में हुआ था। हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? देखिए हुआ आंदोलन भी बिहार बोर्ड ने कई बार 2 नंबर में, 3 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में तो अथाह पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। तो हम आपको बता दें कि 16 का जो आंसर होने वाला है वो हुइन फूसो जो है हुआ आंदोलन को किया था। हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? हुइन फूसो। तो ये हो जाएगा, इससे कनेक्शन हो जाएगा, हुआ हुइन फूसो। हुइन फू 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 मतलब होता है फूकना मतलब आवाज को बाहर निकालना, तो ये हो जाएगा हुइन फूसो। इसका नाम याद रखिएगा, हुआ दो बार, इसका मतलब हुइन फू हो, हुआ किया ना तो फू कर दिया, फू होता है ना, देखते कुत्ता से हुआ करता है तो फू 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 जो ना करता है। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? जनरल लोन नोल, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, आप जो भी आंसर देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। 17 का जो आंसर होने वाला है वो सी नंबर होने वाला है, यानी कि कंबोडिया के, यानी जनरल लोन जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री है? तो कंबोडिया के। 18 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, वो समझौता को पूछ रहा है कि किस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। देखिए 18 का जो आंसर है वो क्रिटिकली है, इस क्वेश्चन को हाईली एग्जाम जो है जैसे बीपीएससी, ठीक है, यूपीएससी हो गया, इस सब एग्जाम में इसको कंजर्व किया, इस सब एग्जाम में इसको लिया गया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप इतना हल्के मत ले, और बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को अगर ले रहा है तो इसका मतलब है कि बिहार बोर्ड ने इस बार जो क्वेश्चन ऐड किया है, और इस तरीके से लग रहा है कि क्वेश्चन बैंक जो दिया है, क्वेश्चन पेपर जो दिया है बिहार बोर्ड की तरफ से, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया, तो लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है और शानदार है, दमदार है। बहुत बच्चा अगर उसको तैयारी करके गया हुआ तो बढ़िया नंबर आएगा। तो 18 का जो आंसर है वो उसका हो जाएगा बी, हनोई समझौता। ठीक है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, यानी कि अपने देश आजाद होने से पहले, तो ये हनोई समझौता हुआ था। और जनेवा समझौता तो अपने देश में हुआ था, कुछ दूसरे देश के लेकर के तो होगा नहीं, तो हनोई समझौता यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? देखिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? आप लोग इसको पढ़े होंगे कई बार, अहमदाबाद में हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रवाहित किया गया? देखिए इसका भी आंसर जो था, फेमस यूट्यूबर हम भी देखे हैं, बउआ आपका वीडियो, ऐसा मत सोचिए कि हम टीचर है तो दूसरा के वीडियो नहीं देखते, हम सब देखते हैं, सब चीज पर नजर रखते हैं, क्योंकि एक कंपटीटर जो होता है वो दूसरे कंपटीटर पर ध्यान के लिए रहता है कि कौन गलती पढ़ा रहा है। भाई हम ये नहीं करेंगे, आप जाकर के आंसर देख सकते हो, उसके वीडियो को भी आप देख सकते हो, हम उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि सब टीचर हम जलते नहीं है। बशर्ते आपसे ये रिक्वेस्ट है दूसरे टीचर से कि जो आप यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, आप उसका आंसर गलत दे रहे हैं, एक बार जांच कर लीजिए ना, गूगल है आपके पास ना, आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चा जाकर के आंसर स्टिक मारता है, आपके ऊपर विश्वास जमा लिया हुआ है, और आप विश्वास को तोड़िएगा शाहरुख खान, सलमान खान ऐसे सब की तरह, तो फिर आपका तो लोटिया डूब जाएगा ना। आप चल रहे हैं, ठीक है, हम आपसे जल नहीं रहे, आप बढ़िया काम कर रहे हैं और बढ़िया काम करिए, लेकिन एक चीज है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप उसका आंसर दे रहे, थोड़ा ध्यान से सोच समझ करके दीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, 15 मिनट की जगह 20 मिनट लीजिए, 20 की जगह 40 लीजिए, लेकिन गलती मत पढ़ाइए, क्योंकि एक बार आपका विश्वास घटेगा तो फिर आपका नाम और आपका शोहरत खत्म हो जाएगा। इसका आंसर वो बहुत कुछ अलग दे रहे थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रभावित किया गया था? इसका भी आंसर गलत दिया था, हम इसका बता दें, 20 का जो आंसर होने वाला बी नंबर, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, लेकिन वो आंसर कुछ और ही दे रहा था। आप जाकर उस वीडियो को देखे होंगे ना, आप देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए कि क्या हमें उसमें क्या अंतर है। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई है? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई है? तो देखिए दांडी यात्रा जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, उस आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा शुरू में हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी होने लगा उसी के साथ साथ, उसके बाद बहुत सारे असहयोग आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन तो अलग है, चंपारण सत्याग्रह उससे थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका आंसर होगा इसका ए। गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए गांधी जी जो थे उसको जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है, जानबूझ के ब्रिटिश के द्वारा। अब वो जो है वहां से निकल करके, जेल से भाग करके दौड़ते दौड़ते आए, मतलब निकले, बहुत दिन तो उसको वहां पर प्रॉब्लम किया गया, लेकिन बीमार की वजह से उसको छोड़ दिया गया, वो निकल गया
और उसको लगा कि अंग्रेज सबको कि बाहर जाके मर जाएगा, लेकिन गांधी जी तो अपने मन पर काबू किए थे चाणक्य की तरह। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो उसके बाद जो ये आए और भाग लिए किस में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आकर के ये भाग लिए थे उसके बाद। तो बी नंबर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये आप देख सकते हैं 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया था ना मोतीलाल नेहरू, खत्म, ये नहीं किया था। व्योमेश चंद्र वो भी नहीं किया था। शाहनवाज सरस्वती वो भी नहीं किया था। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसी का नारा है, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जो था गरम दल के नेता थे और महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे। तो 23 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। 23 का आंसर डी नंबर। अब इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को कहानी बता दे। सुभाष चंद्र बोस क्या हुआ था, हिटलर के पास गए थे जर्मनी सहायता करने के लिए, ब्रिटिश के भगाने के लिए। ब्रिटिश का दुश्मन था जर्मनी। हुआ क्या कि वहां पर ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहानी थोड़ा समझ लीजिए। गया तो हिटलर एक ऐसा आदमी था जो द्वितीय विश्व युद्ध को किया था और नाम से हिटलर था। आप जान सकते दुनिया की तबाही में उसका नाम था। ये गया मिलने, तो वहां पर हिटलर के 5-6 हमशक्ल था वहां पर बैठा हुआ। अब 5-6 हमशक्ल था तो सब आकर के उसमें बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे, तो सब आदमी आकर उसमें हाथ मिलाता था। सुभाष चंद्र बोस बैठले था, इंडिया का था, बैठले रह गया। अब बैठले रह गया तो उसके बाद हुआ क्या कि लोग सब आश्चर्यचकित कर रहा है कि कहाँ का इंडिया का आदमी मिल नहीं रहा है। 2 बार 3 बार उसका हमशक्ल आया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस पहचान गया। अब अगली बार जब रियल में हिटलर आया तब सुभाष चंद्र बोस उठा और उससे हाथ मिलाया। तब वो हिटलर कहा कि देखिए हमारे यहाँ तो बहुत सारे आदमी आते हैं, आप एक पहला इंसान है जो हमको रियल में पहचान लिए, नहीं तो आज तक हमको पहचान भी नहीं किया कि हमारा हमशक्ल और हम में अंतर क्या है। कहा कि इसमें क्या अंतर था, आप हमको कैसे पहचान लिए? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि देखिए जो बड़े आदमी होते हैं ना वो कभी भी पहले हाथ नहीं मिलाते हैं मिलाने के लिए, लेकिन आपका जो हमशक्ल था उसमें वही गलती था, वो पहले हमसे आकर के हाथ मिलाने लगे, हमने मिलाया ही नहीं उससे। आप बड़े हैं ना, तो इसी की वजह से होता है। तो आप लोग ध्यान करिए कि अगर आप आसपास में किसी का होता है, मूवी सब में भी दिखाता है, तो ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो इंटरेस्टिंग कहानी था, उसके बाद ये हिटलर से थोड़ा हेल्प भी लिए थे, ठीक है। और हिटलर से हेल्प लेने के बाद कहा कि चलिए हम आपको हेल्प करेंगे, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को बहुत सारी शक्तियां वहां से प्रदान की गई, मतलब बहुत सारे गोले बारूद जो भी चीजें होती वो प्रदान की गई, और भारत में वो हटाने में हुआ था। तो भारत जो था वो एक तरह से हिटलर जो था जर्मनी जो था उसमें दोस्त बनाया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का। बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? 24 का आप जो आंसर देख रहे हैं वो 24 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1905 में कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल का विभाजन जो था 1905 में हुआ था कर्जन के द्वारा। 1905 जो था बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? 25 का देख सकते हो, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर जो हम आपको बता दें वो हो जाएगा जर्मनी, क्योंकि जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं थे। कारण ये था कि फ्रांस तो भारत का शुरू से दोस्त था, फ्रांस रूस जानवे करते, ब्रिटेन भी था, सॉरी ब्रिटेन था शायद, हमको लगता है ब्रिटेन के साथ हिटलर थे कि जर्मनी के, थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, हो सकता है कि ब्रिटेन था उसमें मित्र राष्ट्र, जर्मनी के साथ थे, हमको लग रहा है कंफ्यूजन में। लेकिन इसका आंसर हम आपको बता दें कि कौन मित्र राष्ट्र नहीं थे, तो जर्मनी इसका आंसर होगा। जर्मनी उसमें मित्र राष्ट्र नहीं थे, ठीक है। स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए स्वराज पार्टी की जो प्रथम सम्मेलन है वो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन हुआ था, उसके बाद से देश में होने लगा। इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? 27 का जो आंसर आप देख रहे हैं एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। पावर लूम जो होता है, ठीक है, पावर लूम आप देखना चाहते हैं, चलिए हम गूगल खोलते हैं, घबराइए नहीं, आपको पूरा 100% सही की चार्ज करा देंगे। चलिए हम पावर लूम दिखाते हैं कि पावर लूम होता क्या है ना। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए, हम गूगल पर ले चलते हैं। चलिए पावर लूम, बताइए पावर लूम क्या होता है भाई? हाँ पावर लूम देखिए कैसा होता है, आपको हम इमेज पर ले चलते हैं। पावर लूम आप लोग जानते नहीं ना, देखिए ये पावर लूम है, ये देख रहे हैं ना, ये पिक्चर सब जो आप देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं पावर लूम, आप देख सकते हैं। तो पावर लूम का आप सबसे पहले कह रहा है कि कौन किया था, आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, नहीं क्योंकि हाँ, तो इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। आप पिक्चर भी देख लिए। चलिए 28 नंबर है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? 28 का आंसर आप देख सकते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा, आप बता देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन मत करिए क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन गलती नहीं, गलती मतलब टीचर के ऊपर सवाल उठाने लगता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, अमेरिका। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू की? अमेरिका में, अमेरिका हुआ था।
1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? 29 का आंसर आप देख सकते हैं। 29 का जो आंसर हो जाएगा 1991 सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो 1991 जो था वो सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो विघटन होने के बाद महाशक्ति के रूप में जो देश उभरा था उसमें चौथे नंबर का जो देश था वो भी है, लेकिन इसमें जर्मनी, इटली और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका था। लेकिन आपको इसका आंसर आपको बता दें कि 29 का जो डी होगा ना वो संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका को हम बोलते हैं यूएसए। यूएसए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अमेरिका जो होता है वो बहुत सारे, जैसे भारत जो है ना 28 राज्यों का एक संगठन है, उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो सोवियत संघ के विघटन हो गया, उसके बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि अभी आप देख सकते हैं कि वहां का $1 जो था इंडिया का 80 रुपया, 7280 रुपया हो गया। और उससे पहले इंडिया का $1 जो था वो अमेरिका में जो होता था 40 से $45 हो जाता था। सोच लीजिए कितना उलटफेर हो गया 1991 के बाद। इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? चलिए 30 का आंसर आप देख सकते हैं। 30 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंडोनेशिया। दक्षेस का सदस्य नहीं है इंडोनेशिया। रूसो किस देश का रहने वाला था? 31 का नंबर आप देख सकते हैं। रूसो जो है वो फ्रांस का रहने वाला था। रूसो फ्रांस का। आप लोग लगा रूसो रूस का? नहीं, रूसो टाइटल है, देखिए रूसो फ्रांस का रहने वाला था, रूस का नहीं। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? अल हिलाल का संपादन जो था वो 32 का आप आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? देखिए तो अल हिलाल क्या होता है, हम आपको गूगल पर ले चलते हैं। भाई गूगल, अल हिलाल क्या होता है? अल हिलाल, अल हिलाल ये संपादन था। चैंपियन ट्रॉफी सब आ रहा है भाई, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, नहीं अली हिलाल आ रहा है, अल हिलाल है, लेकिन ये आ नहीं रहा है। संपादन कार्य किसने किया था? और ये मैच का टीम दे रहा है। अच्छा चलिए, इसका जो है वो कुछ चीजें हैं जो मिल नहीं रहा है। अल हिलाल, चलिए हम इसको बोलते हैं गूगल महाराज, अल हिलाल का संपादन किसने किया था? देखिए सारीलाल यादव दे रहा है। अच्छा यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये है डिजाइन है और परमवीर चक्र है, वो सब थोड़ा मिस्टेकिंग कर रहा है। चलिए छोड़िए इसको, यहाँ पर चलते हैं अपने काम पर। ठीक है, मौलाना अबू कलाम आजाद जो है अल हिलाल का संपादन किया था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? देखिए गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो है वो बाइबल की छपाई किया था। सबसे पहले गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो छपाई किया था वो क्या था? बाइबल का। अब बाइबल जो था छपा था, आप देखते हैं। चलिए, महात्मा गांधी ने इनमें से किस का संपादन किया है? महात्मा गांधी ने 34 का जो आप आंसर देख सकते हैं वो हो जाएगा बी नंबर, यंग इंडिया का संपादन। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया है? यंग इंडिया का। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? यंग इंडिया का। देख लेते एक बारी, क्योंकि हो सकता है कि गलती हो जाए। महात्मा गांधी ने किनका संपादन किया था? नवजीवन, वही हुआ, ठीक है वही है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और बहुत सारे कुछ चीजों का संपादन किया था। ठीक है, सही है। महात्मा गांधी ने संपादक निकले। महात्मा गांधी ने किसकी उपासना की थी? ये भी आप देख सकते हैं। चलिए छोड़िए, इसमें वही है। ठीक है, नवजीवन जो है वो यंग इंडिया को ही बोलते हैं। चलिए छोड़िए इसको, अगला हम पहले क्वेश्चन की तरफ चले, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कंफर्म है वो तय कराएंगे। काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? 35 का आंसर देख सकते हैं, सी होगा, प्रधानमंत्री पर। काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल जो था वहां पर जीत लिया था, उसके बाद उसको प्रधानमंत्री बना दिया, कहा कि हमारा प्रधानमंत्री रहो। जैसे चाणक्य जो था चंद्रगुप्त को प्रधानमंत्री बना दिया था, सॉरी मतलब अपने अंदर में रखा था, प्रधानमंत्री कुछ था। तो काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? वो प्रधानमंत्री पर। बीना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? बीना जो सम्मेलन हुआ था उसका मेजबानी कौन किया? जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतार में, तो कतार उसका मेजबानी किया था ना। तो बीना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? 36 का आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा डी, मेटरनिक ने उसका मेजबानी किया था। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? 37 का जो आप आंसर देख सकते हैं, बी नंबर हो जाएगा, चेका। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? चेका एक संगठन था, उसका स्थापना किया गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? तो 38 का आंसर देख सकते हैं, ए नंबर होगा, 1986। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 39 का आप देख सकते हैं, आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 15 मार्च। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। ठीक है, सी नंबर 1868 में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान सी नंबर हो जाएगा 1868। 41 में आप देख सकते हैं
गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कहा कि कैंसर रोग से भी की है? गरीबी जो है कैंसर रोग से भी ज्यादा खतरनाक इसको माना गया। 41 का आंसर हो जाएगा बी नंबर कुजनेत्स। अब देखिए एक बार हुआ क्या कि 4 आदमी था, ठीक है, तो एक आदमी को गोली मारा गया, ठीक है, एक आदमी को गोली मारा गया तो वो चिल्लाया भगवान, दूसरे को मारा तो वो मुस्लिम था, वो अल्लाह चिल्लाया, ठीक है, तीसरे को मारा तो वो क्या चिल्लाया? मौत चिल्लाया, ठीक है, और चौथे को जब गोली मारा गया तो वो आलू यानी कि खाना चिल्लाया। अब ये क्यों? तो देखिए तीनों का जो था पेट वो भरा हुआ था, लेकिन चौथे को जो गोली मारा गया इसका पेट नहीं भरा हुआ था, तो ये खाने के लिए यानी कि होता है ना, तो खाने के लिए। तो गरीबी की तुलना जो है ये अर्थशास्त्री ने इसी आधार पर जो है कैंसर रोग से किया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था 41 का आप देख सकते हैं सर, कुजनेत्स ने। 41 का आंसर जो जाएगा वो कुजनेत्स, ठीक है। 42 का आंसर क्या होगा हम आपको बता दें। 42 का जो आंसर होने वाला है कि मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसने सम्मिलित किया है? मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? तो 42 का आंसर जो है आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये बढ़िया क्वेश्चन है और आने वाले हाईली एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो 42 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला डी, इनमें से सभी, यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है इनमें से किसे सम्मिलित किया गया मानव विकास सूचकांक में? तो जीवन प्रत्याशा को, शिक्षा प्राप्ति को, जीवन स्तर को, इनमें से सभी को। तो हम थोड़ा एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसने सम्मिलित किया? थोड़ा हम मोबाइल है हमारे पास, हम इसका आंसर देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? क्यों गलत ही नहीं, देख लेते हैं, घबराई नहीं। एक मानव विकास सूचकांक से संबंधित कौन कौन है? तो इसमें जो है विकास, राष्ट्र विकास, जीवन स्तर, 1 मिनट, जीवन स्तर, महबूल हक द्वारा एनआईटी विकास, मानव सूचकांक विकास में किससे सम्मिलित किया गया? मानव विकास सूचकांक में किसे सम्मिलित किया गया? आई थिंक फिर से करना पड़ेगा, रुको। मानव विकास सूचकांक में किसे सम्मिलित किया गया? घबराइए नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, घबराइए नहीं। जीवन प्रत्याशा, विकिपीडिया, मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है। हाँ सही है, इनमें से सभी सही है। देशों को ये भी मानव बोल रहा विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के हाँ, लिए हो गया गूगल महाराज बंद कीजिए। चलिए, तो इसका आंसर इनमें से सभी सही है, तीनों को ऐड किया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारत में आर्थिक नियोजन का जो काम है वो आप यहाँ पर हम आपको बताते हैं, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। इसका आंसर जो है हमारे अनुसार से भारत में जो है, एक मिनट, घबराइए नहीं, 43 है ना। तो भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन संस्था करती है? योजना आयोग नहीं, नीति आयोग नहीं, राष्ट्रीय विकास नहीं, भारतीय कौन करेगा भाई? चारों में से कोई, तीनों में से तो ये आंसर होगा ही। चलिए हम घबराइए नहीं, इसका आंसर आपको बता दें कि सी नंबर होगा, नीति आयोग करता है, ठीक है। आर्थिक नियोजन जो होता है वो नीति आयोग करता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? देखिए 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने इनकी स्थापना, मतलब किताब को लिखा था। ये क्वेश्चन जो आपको हिंदी में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ध्यान करिएगा। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की जो मुद्रा होगी वो सी नंबर होगी, क्रोना। कोरोना अलग है, वो वायरस है, क्रोना है। क्रोना जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, ठीक है। तो स्वीडन की मुद्रा क्रोना है, क्रोना, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्रोना, वो होता है कोरोना, एक अंतर है। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? देखिए सर्वोच्च मतलब बड़ा, कौन है बताइए आप लोग इसका आंसर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा? नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा, नबार्ड होगा? नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक होगा ना, 46 का डी होगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक बहुत बड़ा है, ठीक है। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो 47 का जो आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा। क्योंकि शिक्षा, खान सर कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया उसने उतना ही दहाड़ा है। तो शिक्षा से हर आदमी को बदला जा सकता है। आजकल तो शिक्षा नहीं है जिस घर में, तो उस घर का तो तहस नहस है। तो अगला हम देख लेते हैं, 48 है। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? भारतीयों के जीवन का मुख्य साधन, इसमें कम आंसर बता दिए थे।
47 का आंसर डी था, 48 छूट गया था, नहीं 48 अभी बताना था। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है, तो ये जो हो जाएगा सी, क्योंकि आजकल क्या है कि बिहार हो चाहे भारत हो, सभी आदमी कृषि पर निर्भर है और भारत की जितनी भी अर्थव्यवस्था भी है ज्यादातर कृषि पर ही डिपेंड है। कृषि खाने के लिए बहुत सारी चीज होती है, देखते हैं कि अभी किसान आंदोलन कुछ दिन पहले हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो 49 का आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, खनन। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सोने की, देखिए सोने की आभूषणों की गुणवत्ता करने के लिए हॉलमार्क उस पर लगाया जाता है। हॉलमार्क जानते हैं ना, ये आप देख सकते हैं। चलिए हम हॉलमार्क आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रहता है। 50 का जो आंसर है वो सी होगा, लेकिन हॉलमार्क हम दिखाते हैं आपको, गूगल पर ले चलते हैं। गूगल, एक मिनट, गूगल महाराज सोने पर हॉलमार्क का चिन्ह दिखाइए। चलिए इसका फोटो मैं आपको दिखा दें, घबराइए नहीं। हॉलमार्क, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये हॉलमार्क देख रहे हैं, ये सोने से पर हॉलमार्क लगा रहता है। तो सोने पर जो हॉलमार्क लगा रहता है वो देख सकते हैं, ठीक है। सोने पर के हॉलमार्क सब आप देख सकते हैं। इस तरीके से हॉलमार्क आभूषण पर ये देखे सोने की मात्रा, ये वगैरह बता रहा है कि सोने की मात्रा क्या है, परीक्षण केंद्र है। तो हॉलमार्क इस पर लगा रहता है, ठीक है। तो हॉलमार्क जो होता है 24 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 कैरेट होता है और 22 कैरेट होता है। तो यहाँ पर लिखल रहता है, ये देख रहे हैं, ये आभूषण हो गया, इस पर भी है, इस पर लगल रहता है। उसके बाद आप जाकर के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और जो भी गहना गुड़िया होता है वो ज़्यादातर करके ज़्यादा मजबूती 24 कैरेट से बनता है तो टूट जाता है, तो उसमें कुछ न कुछ थोड़ा मिलाया रहता है। इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया, तो 51 का आंसर देख सकते हैं, डी नंबर होगा, केंद्रीय सांख्यिकी गठन संगठन की जो है गठन जो है 1954 ईस्वी में किया गया। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 52 मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, वो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, कृषि क्षेत्र में, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या, निजी लाभ भी है, मूल्य तंत्र भी है, संसाधनों का निजी स्वामित्व, इनमें से सभी है। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से, तरुण भारत संघ का संबंध जो है वो हो जाएगा आपको ए नंबर, राजस्थान से है, ठीक है। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया, रूस के सहयोग से जो है वो हो जाएगा, आपको आंसर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हम आपको बता दें कि बी नंबर होगा, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह हो जाएगा। 56 का हो जाएगा, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका 56 का आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, इनमें से सभी, क्योंकि प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है, झूम के नाम से, पामलू के नाम से, दीपा के नाम से, इनमें से सभी है, तो इनमें सभी रहेगा तो सभी में लगा दीजिएगा। डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है, तो इसका आंसर हम आपको बता दें कि इसका आंसर जो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी महाराष्ट्र में चलाई जा रही है डेक्कन ओडेसी, ठीक है। अब डेक्कन ओडेसी क्या होती है तो हम यहाँ पर दिखा दें कैसा होता है थोड़ा, क्योंकि आपको याद करवाना। डेक्कन ओडेसी महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, उसका पिक्चर दिखाइए। चलिए देख रहा है, ये डेक्कन ओडेसी जो है ये एक तरह से ट्रेन का नाम है, ठीक है। डेक्कन ओडेसी एक ट्रेन का नाम है जो महाराष्ट्र में चलती है, आप देख सकते हैं इसका पिक्चर, इसका अंदर का सीन भी आप देख सकते हैं, ये लग रहा है महाराजा की तरह है, ठीक है। तो डेक्कन ओडेसी कहाँ पर चलाई जा रही है, महाराष्ट्र में। ये क्या है, एक प्रकार का ट्रेन का नाम है, आप देख सकते हैं पिक्चर, ये मैं इसमें गया हुआ, मतलब महाराजाओं की तरह है। चल गए, अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, कि डेक्कन ओडेसी क्या है, एक ट्रेन का नाम है, ये महाराष्ट्र में चलाई जाती है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो आप देख सकते हैं 58 का आंसर जो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, वो 1953। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1953 में हुआ था। 59 इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, देखिए इंदौर का है, इंदौर बंदरगाह जो है 59 का आपको आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु में। हम इस बंदरगाह का पिक्चर आपको दिखा दें क्योंकि दिमाग में आपको ऐड कराना है। इंदौर, गूगल महाराज, इंदौर बंदरगाह, सॉरी यार कुछ भी दिखा देगा ना, इंदौर बंदरगाह है, बंदरगाह ना होता है नहीं, इंदौर बंदरगाह कहां पर है, देखिए ये बंदरगाह है, बंदरगाह का पिक्चर होता है, देख सकते हैं ये इंदौर बंदरगाह है, बंदरगाह होता है तो बंदरगाह पर, इंदौर बंदरगाह है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं उसी का ये पिक्चर है। यहाँ पर समुद्र के किनारे रहता है, बंदरगाह जो होता है पोर्ट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ये समुद्र के किनारे होता है, यहाँ पर आप पिक्चर वगैरह सभी देख सकते हैं। चलिए ये आप समझ में आ गया। तो इंदौर बंदरगाह इसे इनौर होता है, लेकिन यहाँ पर इनौर क्या है, ये कहाँ पर है आप देख सकते हैं। 59 का आंसर कहाँ पर था, तमिलनाडु में, ठीक है।
बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, तो 60 का आंसर आप देख सकते हैं ए नंबर होगा। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। 60 का सोन नदी घाटी परियोजना आप आपको दिखा भी देते हैं क्योंकि देखना जरूरी है, दिमाग में जब तक कहानी नहीं करिएगा ना तब तक ऐड नहीं होगा। सोन नदी घाटी परियोजना, देखिए सोन नदी घाटी परियोजना आपको ये देखिए मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना आपको दिखा दे, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना, सोन रिवर, ये देख रहे सोन नदी घाटी परियोजना है, ये भी है। और नदी घाटी परियोजना से लाभ भारत में बहुउद्देशीय, ये भी सब उसी का पिक्चर है। सोन नदी घाटी परियोजना यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी उसी का है पिक्चर। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि सोन नदी घाटी परियोजना था, ठीक है। सोन नदी पर पुल बनाना भी था, तो ये पुल भी बन रहा था। तो इस तरीके से इसका पिक्चर आप देख सकते हैं। चलिए अब सोन नदी घाटी परियोजना के बाद हम अगला चलते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए 61 का आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, लेकिन इसको पिक्चर दिखाना जरूरी है क्योंकि ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, चलिए गूगल महाराज, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये भी पिक्चर सब देख सकते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो है आप कहाँ पर है, नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में इसका आंसर भी दे रहा है, बिल्कुल सटीक आंसर है। आप देख लीजिए उत्तराखंड क्या है, जहाँ पर शिव जी का हुआ था एक बार, जो है वहां पर भयंकर बाढ़ आ गई थी, तबाही आ गई थी, तो उत्तराखंड नंदा देवी। और आप जान सकते हैं कि शंकर जी का है, तो शंकर जी के जो नंदा थे, और मतलब उनके गाय जो थे, बैल जो थे, उनको नंदा, नंद जी महाराज कहते हैं, नंदा बोलते हैं, नंदी जी कहते हैं। तो नंदा देवी जो है किससे रिलेटेड है, वो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में शिव जी का वास है। और तो इससे रिलेटेड करके आप इसे याद कर लीजिएगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन की शुरुआत, देखिए चिपको आंदोलन क्या हुआ था, पेड़ को बचाने के लिए किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। तो चिपको आंदोलन की पिक्चर थोड़ा हम दिखा दें क्योंकि इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नहीं, चिपको आंदोलन का पिक्चर दिखाइए। देखिए चिपको आंदोलन में क्या था, ये सब जो था चिपको आंदोलन था, इसमें क्या गया था, लोग सब जो था पेड़ को काटने से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व मतलब सुंदरलाल बहुगुणा सबको मतलब बताया कि देखिए पेड़ अगर आप नहीं रहेगा तो पेड़ पूरा कट जाएगा, तो वायुमंडल खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 26 मार्च 1974 को पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था, 26 मार्च 1974 को हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं कि जब बिजनेसमैन से बड़ा आदमी सब आता था काटने के लिए, तो उसे बचाने के लिए ये पेड़ को बचाने लगा और उसके अनुसार से ये हुआ शुरू, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का बहुत बड़ा आभार है कि चिपको आंदोलन को शुरुआती किया और इसके अनुसार से पेड़ों को बचाने का काम किया गया। आजकल नासा जो है एक पिक्चर शुरू किया है, मतलब पिक्चर जो है सैटेलाइट से कनेक्ट किया और देखा कि भारत जो था पहले से जितना पेड़ था ना, उस एरिया में पेड़ की मात्रा जो है और ज्यादा हो गया है, यानी अब पेड़ जो है पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, पेड़ जो है लगाया जा रहा है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 63 का आंसर भी देख सकते हैं आप बताइए कितने प्रतिशत होना चाहिए, 7% ही आंसर होगा। 63 का जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव जो है मात्र बिहार में 7% जगह में, यानी कि देख सकते हैं कि बिहार में 7% जगह में वन का फैलाव है। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आप लोग पढ़े होंगे। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है, देखिए इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं, तो बिटुमिनस, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, इसमें से कौन नहीं होगा, यानी इनमें से सभी जो है प्राकृतिक मतलब कार्बनिक खनिज नहीं है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो था, देखिए सीमेंट जो बनता था चूना पत्थर से, अब ताजमहल जो बना हुआ था चूना पत्थर से, लेकिन ताजमहल जो बना हुआ था, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं ताजमहल का, थोड़ा बता दे, एक मिनट रुक जाइए। ताजमहल बनते समय का पिक्चर विथ चूना पत्थर। देखिए ये जो ताजमहल का मरम्मत सीन तो नहीं दे रहा है, लेकिन ताजमहल आप देख सकते हैं जो बना हुआ था। तो ताजमहल को बनाने के लिए ताजमहल कंस्ट्रक्शन टाइम लिख देते हैं, ताजमहल कंस्ट्रक्टिंग टाइम। देखिए ताजमहल जब बन रहा था, यहाँ पर ये पिक्चर दे रहा है, ठीक है, कुछ बनते समय का पिक्चर दे रहा था। तो यहाँ पर आप जो ताजमहल देख रहे हैं ये बन रहा था उस समय, ये है ताजमहल के बनते समय का पिक्चर। तो अब ये जो बताएंगे कि ताजमहल जो बना था उस समय, वो ताजमहल बनने का मेन जो देख रही है पिक्चर आपको दिख रहा है, तो ये जब बना था, ये बनने के पीछे का जो उद्देश्य था वो बहुत बड़ा था, लेकिन आप लोग सब जानते हैं। लेकिन ये बना किससे था, चूना पत्थर से। इसमें क्या होता था, पहले के जो घर सब बनता था वो चूना पत्थर से बनता था, लेकिन उसके साथ साथ होता क्या था, उसमें जो है फल का रस, दूध, बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं उसमें फल फूल रख दिया जाता था, जिसके कारण उसको मिला करके एक मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद उसको बनाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि एक पिक्चर हम आपको और दिखाना चाहेंगे, चूना पत्थर विथ फ्रूट्स सिरप
एक मिनट, चूना पत्थर विथ फ्रूट सिरप, एक मिनट रुकिए। देख रहे हैं ये घोल इस तरीके से पहले बनाया जाता था, देख रहे हैं। अब ये घोल जो है बना करके देखिए, चूना शरीर के लिए इतना फायदा नहीं, तो चूना ये जो देख रहे हैं ना, ये पिक्चर आपको जो दिख रहा है, तो ये चूना पत्थर को उसमें मिला करके, जैसे अभी आप लोग कदवा से देखते हैं चूना पत्थर के, ये खजान है। अब चूना पत्थर से उसको मिला करके फल का रस मिला देता था और बहुत सारी चीजों को मिला करके एक अलग प्रकार के सीमेंट की तरह ही तैयार किया, क्योंकि सीमेंट उसमें थोड़ी बनता था, तो उससे उसको बना करके इतना मरम्मत मतलब अच्छा तरीके से होता था कि वो आज भी देख रहे हैं कि ताजमहल कितना मजबूत तरीके से बना हुआ है। ठीक है, भारत का पहला तेल शोधा कारखाना कहाँ है? भारत का पहला तेल शोधा कारखाना जो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, डिगबोई। ठीक है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, 67 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, तेल शोधन हेतु। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन हेतु। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खदान फसल जो जाएगा वो 68 का आप देख सकते हैं, 68 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, चावल। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? तो चावल हो जाएगा। जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? जूट उत्पादन में जो हो जाएगा 69 का, वो हो जाएगा बी नंबर, बांग्लादेश। ये भी उसका आंसर जो था, वो फेमस यूट्यूबर है, उसका नाम नहीं लेंगे, वो भी इसका आंसर गलती दिया था, बांग्लादेश होगा। वो तो क्वेश्चन ही यहाँ पर स्किप कर दिया था, इस क्वेश्चन को बोलवे नहीं किया था। इन राज्यों में, एक मिनट है भाई, कहाँ से आ गया, इन राज्यों में कौन लौ अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? तो 70 का आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, उड़ीसा। लौ अयस्क जो होता है लोहा बनाता है। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? देखिए, बिहार का रेशम जो नगर कहा जाता है वो डी नंबर, भागलपुर को कहा जाता है। कि ना कहता है कि एक गाना भी निकला हुआ है कि भागलपुर वाला, भोजपुरी गाना है कि राजा जाई भागलपुर वाला, तो बिहार का रेशम नगर उसे बोला जाता है। यानी रेशम वहां पर ज्यादा निकलता है, तो भागलपुर आप आंसर ध्यान रखिएगा। 71 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा बिहार की जो अर्थव्यवस्था वो डिपेंड है, बिहार की अर्थव्यवस्था उससे मजबूत है, उसके अनुसार से बिहार की अर्थव्यवस्था अगर वो नहीं रहेगी तो गिर जाएगी। इसका मतलब है कि 72 का जो आंसर हो जाएगा वो ये नंबर हो जाएगा, कृषि। क्योंकि कृषि पर तो भारत की ही अर्थव्यवस्था टिका हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिका हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीज है लेकिन कृषि मेन चीज है, तो बिहार की भी अर्थव्यवस्था कृषि पर होगा। ठीक है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, वहां पर क्या है? बाढ़ है। क्योंकि बिहार में क्या है कि कोसी नदी है, और कोसी नदी में जब बाढ़ आती है तो पूरे बिहार में बाढ़ आ जाती है। बिहार में कोसी नदी को शोक नदी कहा गया है। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बाढ़। सूखा नहीं, क्योंकि सूखा आजकल होता कहाँ है? बाढ़ होता है। इतना ना पानी आ जाता है कि बिहार में दह जाता है, बहुत सारे फ्लड। गुस्सा तटबंध किस नदी पर है? 74 का आंसर आप देख सकते हैं, 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसी नदी पर। चलिए इसमें देखते हैं, कुशहा तटबंध। देखिए हम यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं, घबराइए नहीं। कुशहा तटबंध इन कोसी नदी, सॉरी ऑन होता लेकिन कोई बात नहीं, इसका पिक्चर हम दिखाएंगे, पिक्चर भाई। हाँ, तो ये देख रहे हैं कोसी के तटबंध में रहने वाली कुशहा तटबंध है, कोसी नदी पर। बीरपुल यहाँ पर देख लेते हैं, कटान है यहाँ पर, बिहार की शोक नदी भी इसको बोला जाता है। कोसी पर फिर मचाई तहवाल, देख रहे हैं इतना सारा पानी इसमें आता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का हम आंसर देखना चाहेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर में हम थोड़ा कंफ्यूजन थे, इसीलिए हम कहे कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? एक मिनट, ऑल में जाइए। रिहद बांध किस नदी पर? कुशहा तटबंध, टिहरी बांध। एक मिनट, ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है यार, रुक जाओ, घबराइए नहीं। हम मोबाइल में सर्च कर ले, शायद वहां पर आवाज नहीं सही से जा रहा है। एक मिनट रुक जाइए, घबराइए नहीं आप लोग, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 100% सटीक। कुशहा तटबंध, गूगल महाराज, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? एक मिनट, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? आ जाओ, एक मिनट रुकिए, घबराइए नहीं, हम सर्च कर लेते हैं। कुशहा, कुशहा तटबंध, क्योंकि हो सकता है कि मैचिंग नहीं कर रहा हो। एक मिनट, ये शायद हमको लग रहा है कि कुशहा तटबंध कहीं पर है ही नहीं, लेकिन रुक जाइए, कुशहा तटबंध को हम एक बार फिर से देख लें। पर 1958 से बीच में एक बांध बनाया जाए। हाँ ठीक है, इसका आंसर होगा सही, कोसी नदी पर था, लेकिन थोड़ा हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि गलती नहीं बोल रहे। ठीक है, तो कुशहा तटबंध जो था वो कोसी नदी पर जो था 1958 से 1962 के बीच में, 1958
58 से 1962 के बीच में ये बनाया गया, ठीक है, एक बांध था। चलिए, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम सतलज बनाया गया? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? इसका आंसर भी हम आपको बता दें कि इसका आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा, देख ले, एक मिनट भाई साहब, 75 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी नंबर, गोविंद सागर। तो देख लेते हैं, एक मिनट, घबराइए नहीं, कुछ कंफ्यूजन हमारे पास है, लेकिन कंफ्यूजन, हाँ ठीक है, गोविंद सागर यहाँ पर सही है, गोविंद सागर ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ और भी था ऑब्जेक्टिव। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख जो घटक हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग। आपदा प्रमुख घटक कौन कौन है? इनमें से सभी हो जाएगा। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर सभी होगा, 26 नहीं। 77, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? 77 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, संसाधनों की खोज के लिए। चलिए अगला है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? देखिए, ये जो फेमस यूट्यूबर था, मैंने कहा कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे था, इसमें से 80 में से उसका गलत जवाब दिया था। हम उसका आंसर सही बता रहे हैं, क्योंकि हमने उसका पता किया और वो आंसर उसमें से गलती है, क्योंकि हमने भी उसका वीडियो देखा आज पहली बार, लेकिन पता लगा कि नहीं, उसमें भी कुछ है, मिस्टेकिंग करता है, लेकिन हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाने की जो क्षमता है उनमें वो है, और हम लोग साथ ही होगा, शायद हमसे जूनियर ही होगा, क्योंकि उम्र बहुत उसका कम है और हमारा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन होता है एक्सपीरियंस के आधार पर। तो बहुत कम उम्र का वो लड़का है और बना रहा है, अपना पढ़ा रहा है। चलिए, 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा आया था। सबसे पहले तो प्रशांत महासागर बताया था, लेकिन बाद में उसका आंसर वो देख करके बताया। चलिए कोई बात नहीं, देख करके बताइए, किसी भी तरीके से बताइए, लेकिन सही बताइए। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में सबसे ज्यादा भूकंप जो आया था वो आया था, आपको बता दें कि वो आया था 1934 में आया था सबसे ज्यादा भूकंप, ठीक है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो आया था 1934 में आया था। 2014-15 में भी शायद एक बार भूकंप आया था। तो 1934 वाला भूकंप बहुत ज्यादा विनाशकारी था। सुनामी किस भाषा का शब्द है? देखिए, सुनामी जो है वो जापानी भाषा है। सुनामी का मतलब होता है जापानी भाषा शब्द है, वहां से इस भाषा को लिया गया है। तो आज हम आपको 80 ऑब्जेक्टिव बताएं जो बिहार बोर्ड की तरफ से था। इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो आप जल्दी से जल्दी, यानी कि बिना देर किए हुए फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो से आपको कितना हेल्प मिला नीचे कमेंट करके बताइए। इस तरह की वीडियो हम बनाएं या नहीं बनाएं, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो हम अगला वीडियो बनाएंगे, नहीं तो स्टॉप कर देंगे, फिर दूसरे टॉपिक पर चलेंगे।